एवरीवन, वेलकम टू बंक्स टू ब्रेन। आज हम ईएम की यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो फोर्स होती क्या है। फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जो कि हमें एक बॉडी को मूव कराने के लिए चाहिए होती है, हम उसको फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज फोर्स। फोर्स हमें जैसे पता है कि फोर्स दो टाइप से होते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या तो हम उसको पुल करेंगे। और जो फोर्स होती है वो उसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम कंसीडर करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड को, जिसमें ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं उसको, जैसे वो क्वांटिटीज जिसमें हमें दोनों चीज को कंसीडर करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जस्ट लाइक फोर्स और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, पर स्केलर क्वांटिटीज में लाइक हमारा हो गया डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखनी होती है। ओके एंड उसके बाद हमारे पास फोर्सेस के टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें हमें तीन टाइप के फोर्सेस है, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग लगती है, जो कि पैरेलल होती है हमारे ग्राउंड, एंड वर्टिकल फोर्सेस जो कि हमारे ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगते हैं एट 90 डिग्री, और वो हमारे वाई एक्सिस के अलोंग लगती है। एंड थर्ड वन इज इंक्लाइन फोर्सेस, जो कि ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग लगती है ना ही वाई एक्सिस के अलोंग लगती है, वो किसी एंगल पे लगती है। ओके, इंक्लाइन फोर्स तो समझ आ गया। अब हमारे पास टू टाइप की फोर्सेस हैं, एक है कंप्रेसिव, एक है टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स, मतलब उनके ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो, तो उसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट है टेंसाइल फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज पे आउटवर्ड्स अब फोर्स लगाता है तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स सिस्टम में। हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस फोर्स सिस्टम में होती है, एक होती है कोप्लेनर, एक होती है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि एक प्लेन के अंदर लगती है, लाइक आप एक प्लेन में ही हमारी सारी फोर्सेस अगर लाई करती है तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। और अगर हमारी जो फोर्सेस है वो प्लेन के बाहर लाई करती है, कि लाइक एक अलग अलग प्लेन्स पे लाई करती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। व्हेन ऑल फोर्सेस लाई इन ए सिंगल प्लेन, तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जस्ट लाइक इस एग्जांपल में देखेंगे तो सारी जो फोर्सेस है वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होती है व्हेन ऑल फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेन, देन फोर्स सिस्टम को बोलेंगे हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि ये जो सारी फोर्सेस है ये हमारे एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रही है, पर इस वाली एग्जांपल में सारी फोर्सेस डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही है। F1 हमारी एक्स वाई प्लेन में लाई कर, ये नॉन कोप्लेनर सिस्टम है। हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर भी थ्री टाइप्स हैं, कोलिनियर, कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट और पैरेलल फोर्स। चार टाइप्स है हमारे पास। कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है जब हमारी सारी फोर्सेस एक ही लाइन पर लाई करती है, मतलब जैसे इधर देखा जाए तो सारी फोर्सेस एक लाइन पे ही लाई कर रही है, तो वो हमारा कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम होता है जब सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर रही होती हैं, सिंगल पॉइंट से जब पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम होता है जब सारी फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट से पास करती हैं। इस एग्जांपल में भी जो सारी फोर्सेस है वो हर डिफरेंट पॉइंट से पास कर रही है, तो ये हमारा नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम, जब जो सारी फोर्सेस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये हमारे चार फोर्स सिस्टम के टाइप्स है। पैरेलल में भी हमारे दो टाइप की फोर्सेस होती है, लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस। अगर हमारी जो लाइक फोर्सेस होती है, जब हमारी जो फोर्सेस होती है वो सेम उसमें लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर F1 और F2 ये दोनों लाइक फोर्सेस होंगी, बट F1
एंड F2 अनलाइक फोर्सेज होगी, बिकॉज ये जो लाइन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसको हम अनलाइक फोर्सेज बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी भी बॉडी पर जब भी फोर्स लगती है तो हमें उसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। हमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, इसमें हमें ना जो फोर्स हमारी जहाँ पे भी अप्लाई होती है हमें उसको ना कंपोनेंट्स में ब्रेक करना आना चाहिए। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, अगर हम देखें तो हमारी जो फोर्स है 10 न्यूटन की लग रही है और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो हमें ये जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाली लाइन हमारा कॉस कंपोनेंट, ये याद रखना होता है कि वो हमारा कॉस कंपोनेंट होगा और उसके दूसरे अपोजिट जो लाइन होगी उसको हम साइन कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, जैसे कि ये अगर जस्ट लाइक यहाँ पर अगर ये फोर्स हमारी F फोर्स है और ये थीटा एंगल है, तो इसका इस वाली लाइन पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा और इस वाली लाइन पर होगा F sin थीटा। ये हमें हमेशा याद रखना है। ओके, एंड जब भी हमें इनको ब्रेक करना होता है कंपोनेंट्स में, तो हम हमेशा ऐसे ही ब्रेक करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे हमने किया फोर्स इंटू कॉस थीटा 10 इंटू कॉस 30, और इधर आया हमारा फोर्स इंटू साइन थीटा 10 इंटू साइन 30। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इस वाले अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो इधर लग रहा है 40 डिग्री और ये लग रही है इस साइड को फोर्स। अगर ये इस साइड को लग रही है तो एक मिनट, हाँ, तो हमें एरो पर भी ध्यान रखना है कि ये जो एरो है वो इस साइड है, तो हम इसको थोड़ा और ऐसे एक्सटेंड कर लो आप, एंड देन उसके बाद इसको बनाओ। अगर ये ऐसे लग रही है तो मतलब ये इधर को लग रही होगी फोर्स। अगर इधर को लग रही है, ये थीटा इधर है तो ये थीटा इधर होगा। अगर ये थीटा इधर है तो इधर वाला कंपोनेंट हमारा होगा साइन वाला, सॉरी कॉस वाला कंपोनेंट, और इधर वाला कंपोनेंट होगा हमारा साइन वाला कंपोनेंट। और जो एरो है वो तो ऐसे जा ही रहा है, तो हमें एरो का बहुत ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक करना है। अगर आप एरो का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये 40 डिग्री इधर को हुआ, तो अगर ये 40 डिग्री इधर है, इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट 40 इंटू कॉस, सॉरी फोर्स है हमारी 16 किलो न्यूटन, तो 16 इंटू कॉस 40, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा 16 इंटू साइन 40। ओके, ऐसे ही अगर हम एक थर्ड वाला एग्जांपल देखें तो इसमें हमारा जो 30 डिग्री है वो इस वाले लाइन के अलोंग आ रहा है, तो हमने ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाली लाइन के अलोंग होगा हमारा 10 विच इज फोर्स इंटू कॉस 30, एंड जो दूसरा हमारी ये है ये हमारा कंपोनेंट होगा 10 इंटू साइन 30। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि हमारा एंगल कौन सी लाइन के साथ बन रहा है। जिस लाइन के साथ हमारा एंगल बनेगा वो हमारा कॉस कंपोनेंट होगा और उसके अपोजिट वाला साइन। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो फोर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम लॉ हम इसलिए यूज करते हैं, उसमें हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट। जब दो फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही होती है, उनके बीच में कोई एंगल होता है, तो हमें उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन अ कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम, जब जो हमारी फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन पे लाई करती हैं और वो एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, उस फोर्स सिस्टम में जब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। हमारे पास और भी लॉ है पर हम अभी इसको पढ़ लेते हैं। इस पर रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, वेयर जो p है वो फोर्स 1 है और q हमारी फोर्स 2 है। तो रिजल्टेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, और उन दोनों p और r रिजल्टेंट के बीच में एंगल अल्फा फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। इसकी डेरिवेशन तो पूछी नहीं जाती, आपको मेनली फॉर्मूला ही याद रखना है।
तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट को और इसमें F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 600 न्यूटन एंड F2 का मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो जिसका और एक जब अपोजिट सेंस हो। सेम सेंस मतलब कि जो दोनों सेम सेंस तो नॉर्मल जैसे आपको आता है आप वैसे फाइंड करो कि F1 ये लग रही है, F1 ये लग रही है, F2 ये लग रही है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हमें ये रिजल्टेंट जो कि इसके बीच से जाएगा वो फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला लॉ पढ़ा था ना, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा है, तो इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखोगे तो ये 60 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है। तो हमें अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। p इज आवर 400 न्यूटन एंड q इज आवर 600 न्यूटन एंड थीटा इज 60 डिग्री। तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हो, आप कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हो, तो इससे फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली आपको अल्फा निकालना है, मतलब r और p के बीच का एंगल निकालना है। उसके लिए आपको अभी हमने फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज आप इजीली कर सकते हो और आपको ये फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है अपोजिट सेंस की। अपोजिट सेंस क्या होता है? अपोजिट सेंस होता है कि आपने किसी भी एक फोर्स को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब कि आपने उसको अगर कोई पॉजिटिव था, पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड आपने नेगेटिव कर दिया। जैसे कि यहाँ पर है, पहले जो हमारी फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में लग रही थी, पर हमने अब बोला कि अपोजिट सेंस में फाइंड करो, तो हमने क्या किया कि फोर्स के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, मतलब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अब हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अपोजिट सेंस क्या होती है। अपोजिट सेंस होती है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, कि पहले जो p था वो इस डायरेक्शन में पहले जो p था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, बट हमने क्या किया, हमने इसकी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमें अब फाइंड करना है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन विद देयर टेल एट सेम पॉइंट। जब दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो सेम है, पहले वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था बट अब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस सेंस में क्या होगा कि ना जो हमारा थीटा है वो थीटा नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो पहले हमारा थीटा था 60 डिग्री, बट अब हमें फाइंड करना है इसमें, तो हमारा जो ये रिमेनिंग एंगल होगा ये होगा 180 माइनस 60 विच इज 120। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्टेंट और वो फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट और थीटा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमारे p का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हमारा q का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हमारा जो चेंज होगा वो क्या होगा, हमारा cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब हमारा cos 60 ना होकर cos 120 होगा। और सिमिलरली जब हम अल्फा फाइंड करेंगे p और q के बीच का एंगल, सॉरी p और r के बीच का एंगल, तो उसमें भी बस हमें थीटा चेंज करना है, बाकी तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। तो आप ऐसे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि हमें रिजल्टेंट ही फाइंड करना है और हमें डायरेक्शन और पोजीशन दोनों फाइंड करना है। अब यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस हमें दिख रही है कि एक 21 न्यूटन की है, एक 30 न्यूटन की है, एक 15 न्यूटन की है, एक 20 न्यूटन की है, मल्टीपल फोर्सेस है और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको डर लग रहा होगा ये सब देखकर, बट डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम हम एक एक फोर्स को लेंगे और उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। देखो 20 न्यूटन जो फोर्स है वो ऑलरेडी हमारी एक्सिस पर है, तो इसको हमें ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाकी जो एंगल पे हमारी फोर्सेस लग रही है उसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमारा 15 न्यूटन है, ये हमारी एंगल पे लग रही है विच इज 60 डिग्री, तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो अगर हम ये नीचे वाला डायग्राम देखें तो 60 न्यूटन सॉरी यहाँ पे लग रहे 15 न्यूटन फोर्स लग रही है एट 60 डिग्री, तो हमने इसको ब्रेक किया तो इधर हमारा बनेगा F इंटू cos 60 विच इज 15 cos 60। सिमिलरली y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा हमारा 15 sin 60। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है ये ऑलरेडी y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो इसको भी ब्रेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 न्यूटन को हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमें 30 डिग्री पे लग रहा है। तो हमने
अब ये जो 25 न्यूटन की फोर्स है इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। ये 30 डिग्री पे लग रही है, तो इस साइड का जो कंपोनेंट है वो है 25 cos 30 और इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका होगा 25 sin 60। ठीक है, अब इस अपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको इजीली ब्रेक कर लिया। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका रिजल्टेंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं उसका सम, और जो हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है उन सबका सम निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे ऐसे। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमने कैसे निकाला, सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला है जो हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, पहला तो 20 न्यूटन हमारी लगी रही थी, ये है हमारी 20 न्यूटन जो एक्सिस के अलॉन्ग लग रही थी। और हमने 15 न्यूटन वाली फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, तो कॉस वाला कंपोनेंट हमने ऐड करा। और हमने एक 25 न्यूटन वाला जो फोर्स थी वो जो एक्ट कर रही थी उसको हमने ऐड करा। अब हमें एक और चीज का ध्यान रखना है उसकी पोजीशन का, कि हमें एक्स और वाई के साइन को देखना है। अब जैसे कि हमारा जो 25 cos 30 है ये हमारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन ऐड करा। और जो हमारा बाकी सब में हमारा कोई साइन चेंज ना हो, क्योंकि कोई हमारा नेगेटिव उसमें लाई नहीं कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग लाई नहीं कर रहा है, तो हम रिजल्टेंट तो फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली tan थीटा, अब हमें रिजल्टेंट पता है तो हम tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया सिग्मा, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम tan थीटा निकालेंगे तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, और उससे हम अपना थीटा फाइंड कर लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स सिस्टम शोन इन अ फिगर हैज रिजल्टेंट ऑफ 200 न्यूटन पॉइंटिंग अप अलोंग द वाई एक्सिस। इट मींस कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 200 न्यूटन और वो पॉइंट कहाँ कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। इट मींस कि हमारा सॉरी अलोंग वाई, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इट मींस हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजल्टेंट है ही नहीं, तो हमारे जो एक्स एक्सिस के सारे कंपोनेंट्स होंगे उनका सम हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारी जो सारी फोर्स है जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। नाउ कंप्यूट करना है हमें वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, ये वाली एफ फाइंड करनी है, एंड एंगल थीटा, ये वाला थीटा एंगल फाइंड करना है टू गिव दिस रिजल्टेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ आ गया कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इट मीन्स हमारा एफ एक्स तो 0 होगा और हमारा सिग्मा एफ वाई 200 होगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, एक मिनट, जैसे कि आप इस वाले इसमें देख सकते हो कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इस आंसर में भी हमारा सिग्मा एफ एक्स तो 0 हो गया, तो हमारा आर क्या बचा, आर हुआ हमारा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। इट मीन्स आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसमें एफ को और इस 240 न्यूटन को कंपोनेंट्स में कर लेंगे ब्रेक। एफ को ब्रेक करेंगे तो बनेगा हमारा एफ कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और 240 न्यूटन को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 240 cos 30। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। और इसमें हमने क्या किया, माइनस किया 500 न्यूटन, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हमने नेगेटिव साइंस दिया है। उसके बाद हमारी एक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमें इस पूरी इक्वेशन को 0 के से इक्वेट करना है। ये हमारा हो गया। अब हमने एफ एक्स की इक्वेशन तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक और इक्वेशन निकालनी है जो कि हम जिसमें सारी जो हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही है उसको इक्वेट करेंगे 200 क्योंकि हमारा सिग्मा एफ वाई है 200। अब यहाँ पे हम देखें तो एक तो हमारी जो एफ फोर्स लग रही है, एफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या लगेगी, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या, एफ साइन थीटा, और हमारी 240 न्यूटन वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी तो बनेगा 240 साइन 30, 240 साइन 30। बट ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा।
ठीक है, अब हमें पता है सिग्मा एफ वाई हमें 200 गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी एक और इक्वेशन निकल के आएगी। अब उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड करा है। डिवाइड करके क्या, क्योंकि एफ से एफ तो कैंसिल हो गया, बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो यहाँ से हमें हमारा एंगल मिल जाएगा। एंगल हमारा यहाँ से आंसर आया 47.596 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करें तो हमें वैल्यू कंप्यूट करनी है फोर्स की और एंगल थीटा, जो कि हमें, जिससे हमारा ये रिजल्टेंट आंसर आएगा। तो हमने थीटा फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन में हम अपने थीटा की वैल्यू पुट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें भी हमें फोर्स ही फाइंड करनी है और थीटा एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमें क्वेश्चन रीड करें तो है द फोर्स सिस्टम शोन इन अ फिगर हैज रिजल्टेंट ऑफ 600 न्यूटन। तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है 600 न्यूटन एक्टिंग अप टू द राइट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें थीटा भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट है उस वो किस थीटा पे, किस एंगल पे है, वो है 60 डिग्री। और हमें बोला है राइट एट द एंगल ऑफ and with an axis compute the value of force F and theta required to give resultant। तो हमें थीटा और, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फोर्स की वैल्यू को और थीटा को। तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू पता है 600 न्यूटन और हमें थीटा की वैल्यू पता है 60 डिग्री। तो अगर हमें आर और थीटा पता है तो यहाँ से हम इसको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं और इसे कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर कर हमारा ये आएगा। और हमें पता है कि रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब कि हम कर सकते हैं सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, है ना। तो ये वाला क्या है हमारा सिग्मा एफ वाई एंड ये वाला हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स। अब हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमें थीटा और आर पता है। तो ये हमारा क्या है आर कॉस थीटा, ये है हमारा आर साइन थीटा। ठीक है, अब हमें एफ एक्स एफ वाई के टोटल सम की वैल्यू पता है और हमें अगर ये जो हमें डायग्राम गिवन है, सो अब हमें सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू तो पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें डायग्राम गिवन है इसमें जो सारी फोर्सेस है उसको कंपोनेंट्स में हम कर देंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद सिग्मा एफ एक्स में मतलब जो भी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस होंगी उनको उनका सम करके उसको सिग्मा एफ एक्स के बराबर रख लेंगे। सिमिलरली जो सारी फोर्सेस हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगी उनका सम कर हम उसको सिग्मा एफ वाई के इक्वल रख लेंगे एंड उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। जैसे कि हम अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो एफ फोर्स है इसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हुआ एफ कॉस थीटा और ये वाला हुआ एफ साइन थीटा। सिमिलरली 240 न्यूटन है, ये जो 240 न्यूटन है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा हमारा 240 कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट बनेगा 240 साइन 30। ये हमारा हो गया। और जो 500 न्यूटन है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर ही रही है। तो जब हम एफ एक्स की इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें एक तो हमारा एफ कॉस थीटा और एक 240 कॉस 30 और माइनस 500 क्योंकि ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। सिमिलरली एफ वाई जब हम निकालेंगे तो एफ साइन 30 जो कि इस वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है माइनस 240 साइन 30 बिकॉज जो इसका 240 का जो दूसरा कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। इससे हमारी जो दो इक्वेशन बनेगी अब हम उन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जिससे कि हमें थीटा मिलेगा। थीटा फाइंड करने से हमें इजीली हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, हम एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड करा, इन दोनों इक्वेशन को जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे जैसे कि ऐसे, तो हमें थीटा मिल जाएगा। अब इस थीटा की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट इक्वेशन 1 में डालें या तो इक्वेशन 2 में डालें, हमें दोनों में से किसी में डालकर हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमारी खत्म होती है पैरेललोग्राम थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ। अब हम वेरिगन थ्योरम समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिगन थ्योरम। तो वेरिगन थ्योरम होती क्या है? वेरिगन थ्योरम होती है कि अगर हमारे बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो जो मोमेंट है वो सारी फोर्सेस का उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा जो मोमेंट है रिजल्टेंट का उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स की लाइक
2-3 फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो उन सारी फोर्सेस का जो मोमेंट है उसका सम वो इक्वल होगा वो सारी फोर्सेस का जो हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे उसके मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल टर्म्स में। अब मोमेंट होता क्या है? मोमेंट बेसिकली होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज आवर मोमेंट। सो जैसे कि अगर हम थोड़ा देखें, जैसे कि ये है, ये इस फिगर में ये फोर्स हमारी P है, सॉरी ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, ये R फोर्स है। तो हमें अगर मोमेंट फाइंड करना है तो आर का मोमेंट फाइंड करना है अबाउट ओ या विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो क्या होगा? वो होगा कि जो हमारे इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका जो मोमेंट होगा अबाउट ओ उनके सम के बराबर होगा। मतलब कि जो मोमेंट है आर ओ का इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ पी ओ प्लस मोमेंट ऑफ क्यू ओ। जैसे कि यहाँ पर है तो एम आर जो मोमेंट है आर का अबाउट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ एंड मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ। सो दिस इज बेसिकली वेरिगन थ्योरम। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आप क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अ वेरिगन थ्योरम। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं वेरिगन थ्योरम पर। इस एग्जांपल में एग्जांपल क्या कह रहा है कि ए बार ए बी सी कैरिंग फोर्सेस 20 न्यूटन एट ए डाउनवर्ड्स, कि ए पर एक 20 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, 30 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है एट बी एंड 40 न्यूटन की फोर्स सी पर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो हमें 3 फोर्सेस गिवन है। अब हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है रिजल्ट एंड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, एंड लोकेट करना है उसकी पोजीशन को ए से जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर होगा उसकी पोजीशन को लोकेट करना। और हमें डिस्टेंस गिवन है, ए बी का डिस्टेंस है 6 मीटर एंड बी सी का डिस्टेंस है 8 मीटर। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्स एक्सिस पर हमारी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इट मीन्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो तो 0 हुआ। मतलब जो हमारी सारी फोर्सेज है वो वाई के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, तो हमें जो हमारा रिजल्टेंट है वो वाई की फोर्सेज का सम ही होगा। अब हम देखें तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हम 20 को न्यूटन को लेंगे नेगेटिव। जो 30 न्यूटन की फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो 30 न्यूटन की फोर्स होगी पॉजिटिव, एंड 40 न्यूटन की फोर्स कर रही है डाउनवर्ड एक्ट, तो 40 न्यूटन की फोर्स होगी नेगेटिव। इन सब ये सब को सॉल्व कर कर हमारा सिग्मा एफ वाई आ रहा है -30 न्यूटन। -30 न्यूटन आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट है वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। और रिजल्टेंट एक्चुअली में होता क्या है? वो होता है जो भी हमारी एक्स के अलॉन्ग सारी फोर्सेस लग रही हैं और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस लग रही हैं उनके स्क्वायर, उनका इंडिविजुअल स्क्वायर का अंडर रूट। सो एफ एक्स के अलॉन्ग तो कुछ नहीं लग रहा, तो वो हुआ हमारा 0। एफ वाई के अलॉन्ग लग रहा है हमारा 30 डिग्री, वो भी माइनस का, उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो हमारी जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई वो आई 30 डिग्री, जो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आई वो आई 30 न्यूटन, और वो एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें क्या करना है? अब हमें पोजीशन फाइंड करनी है कि जो रिजल्टेंट है ये हमारा ए से कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम अब यूज करेंगे वेरिगन थ्योरम। वेरिगन थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं? यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि इस थ्योरम को हम यूज करते हैं जब हमें फाइंड करनी होती है पोजीशन किसी भी नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में। हमें किसी पॉइंट उसकी रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड करनी है, तो हम वेरिगन थ्योरम का यूज करते हैं। अब वेरिगन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हमारा सारे जो भी हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका जो मोमेंट है अबाउट ए वो किसके बराबर होगा? वो हमारे रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा? वो होगा रिजल्टेंट की फोर्स विच इज आर इनटू उसका डिस्टेंस एक्स। तो हमें मेजरली यहाँ फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक्स को। हमें आर तो गिवन है ही, तो अब हम एक्स को कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें सिग्मा एम ए, मतलब जो भी हमारी ए के अलॉन्ग सारी मोमेंट एक्ट कर रही है उसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, जो ए पॉइंट है अगर हम इसके अलॉन्ग हमें मोमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट का इसी के अलॉन्ग मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो जो हमारा मोमेंट होता है एफ इंटू एक्स, तो हमारा एक्स तो 0 है, तो हम किसी भी पॉइंट का जो मोमेंट होगा उसी के अबाउट वो 0 होता है। ठीक है, तो हमें
पहले तो हमारा ए के अबाउट हुआ 0। अब हम निकालेंगे बी के अबाउट। बी के अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमें गिवन पता है 6 मीटर है, ठीक है, बट हमें फोर्स देखनी है। अब फोर्स में हमें फोर्स तो हमें पता ही है कि क्या लग रही है, बट हमें जो मेजर ध्यान रखना है वो रखना है उसके साइन का। तो अगर हमारी जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, तो हम साइन रखते हैं पॉजिटिव। नहीं तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है तो हम साइन रखते हैं नेगेटिव। अब इस फोर्स के अकॉर्डिंग हमें पता है जो हमारा रिजल्टेंट है क्या है, वो 30 न्यूटन है और वो लग रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लग रहा है 30 न्यूटन। तो ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हम अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और हम इसको रखेंगे नेगेटिव। अगला हमारा आता है क्या, हमारा हम निकालते हैं सी पॉइंट के अबाउट। सी पॉइंट के अबाउट जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा ए बी प्लस बी सी, मतलब 8 + 6 विच इज 14। अब हमें फोर्स देखनी है, फोर्स क्या है, 40 न्यूटन लग रही है डाउनवर्ड्स, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो भी डाउनवर्ड्स लग रहा है, कितना, 30 न्यूटन। दोनों है सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों जाएंगे क्लॉकवाइज, विच इज क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो हमारा हमें सिग्मा एम ए मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, विच इज 380 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो हमारी एसआई यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर। अब हमें क्या है, हमें सिग्मा एम ए मिल गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो फिर आप लास्ट में क्या कर सकते हो कि ना ये डायग्राम बना के आ सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को कंफर्म हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। कि ए से हमें पता है कि यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है अबाउट 12.66 मीटर दूर, जो हमारा रिजल्टेंट है वो एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे कि हमें और क्लैरिटी मिल जाए वेरिगन थ्योरम पर। सो दूसरा, पहले तो हम एक बार दोबारा से इसकी डिफाइन समझ लेते हैं कि वेरिगन थ्योरम होता क्या है। तो वेरिगन थ्योरम स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस about a moment center in their plane is equal to the moment of their resultant forces about the same moment center। मतलब कि एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में अगर हमारे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उन सारी फोर्सेस का जो मोमेंट होगा अबाउट अ पॉइंट, वो इक्वल होगा, उनका एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा जो हमारे रिजल्टेंट है उसका मोमेंट अबाउट दैट सेम पॉइंट। ठीक है, सो अब हम ये क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लेते हैं कि फाइंड करना है हमें रिजल्टेंट फोर्स को फॉर अ गिवन फोर्स सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ये हमारा पी पॉइंट है, इसके अबाउट तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन वेरिगन थ्योरम। सो इस एग्जाम्पल में हमें बोला है कि हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स को फॉर गिवन फोर्स सिस्टम। ये हमें फोर्स सिस्टम गिवन है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी। तो पहले तो वही है कि हमने इसमें क्या निकाला, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकाला। वो कैसे निकाला, ये जो 200 ये सारी जो फोर्सेज है ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, तो हमारे को ये तो समझ आ गया कि जो हमारे वाई एक्सिस के अलोंग सारी फोर्सेज है उनका सम तो 0 होगा। अब हम सारी जो भी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो सारी फोर्सेज है उनको ऐड कर लेते हैं और हम अपना सिग्मा एफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं। एक है हमारी 200 की फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने लिखा +200। 500 न्यूटन की फोर्स कर रही है नेगेटिव एक्सिस के अलोंग एक्ट, तो हमने लिखा -500। एंड सिमिलरली 150 न्यूटन भी नेगेटिव एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो इससे हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। और इससे इन दोनों को यूज कर हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने अपना रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। ये तो था बहुत सिंपल सा जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, पर अब हमें जो मेन चीज है वो फाइंड करनी है उसकी पोजिशन। अब हमें ये पता है कि देखो जो हमारा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स, उसकी वैल्यू आई है नेगेटिव। नेगेटिव इट मीन्स कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा, वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, ये लेफ्टवर्ड के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो मोमेंट है वो क्या है, मतलब वो मोमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम यूज करेंगे वेरिगन थ्योरम। मोमेंट हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें ये भी पता है कि जो भी हमारी सारी फोर्सेस है उनका इंडिविजुअल मोमेंट का जो सम होगा वो हमारे रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं इंडिविजुअल जो सारे हमारे फोर्सेस है उनका मोमेंट का सम। तो अब देखो हमें अबाउट पी पॉइंट फाइंड करना है। ये हमारा पी पॉइंट है, हमें पता है कि अगर ये पी पॉइंट है तो इसका अब ये जो फोर्स है 500,
इसका जो मोमेंट होगा अबाउट p 0 होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट पे एक्ट करे तो डिस्टेंस तो 0 हुआ, तो यहाँ ये इसका मोमेंट हुआ 0, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना। दूसरा हमारी फोर्स क्या आती है 200 न्यूटन की। अब हम 200 न्यूटन की फोर्स को फाइंड करते हैं, का मोमेंट फाइंड करते हैं। 200 तो हमारी फोर्स हुई, और इसका जो डिस्टेंस है ये थोड़ी बहुत इमेज ब्लर है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप अभी ऐसे ही एज्यूम कर लो कि ये 18, इसका जो डिस्टेंस है ये 18 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, पी से इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो है 18 मीटर। ठीक है, आप ये समझ लो बस ऐसे ही, क्योंकि मैं थोड़ी इमेज थोड़ी बहुत छोटी है तो दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी ढंग से नहीं दिख रहा है, पर हमने एज्यूम कर लिया। हमें मेन चीज पे फोकस क्या करना है, हमें साइन पे फोकस करना है। तो अब देखो हमारी जो रिजल्टेंट है वो 450 न्यूटन है, वो एक्ट कर रही है इसके इधर, और जो हमारी 200 न्यूटन है वो एक्ट कर रही है इधर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमने यूज करा नेगेटिव साइन। अब ये तो हो गया, अब हमें दूसरी फोर्स को भी, उसका भी मोमेंट निकालना है। दूसरी फोर्स क्या है हमारी 150 न्यूटन। 150 न्यूटन इस तरफ एक्ट कर रही है कितना, लेफ्टवर्ड्स, और हमारी रिजल्टेंट भी लेफ्टवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज, मतलब हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, फोर्स हमारी 150 है और जो डिस्टेंस है वो 18 + 18 36। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक ये ऐसे कि ये यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 18 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी 18 मीटर, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई थिंक। ठीक है, अब हमने मोमेंट का सम भी निकाल लिया, जो भी सारी फोर्स एक्ट कर रही है। अब हमने क्या किया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इसे इस वाली इक्वेशन में क्या करा, इस वाली इक्वेशन में पुट करा। इस वाली इक्वेशन में हमने पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमारा आंसर आ गया। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं वैलिगन थ्योरम पर। ये एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 4 कोप्लेनर फोर्सेस इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ स्क्वायर बॉडी। एक स्क्वायर बॉडी पर ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हैविंग इट्स साइज, जो मैं स्क्वायर बॉडी उसके सारी साइड्स क्या है 1 मीटर है। सो हमें डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को और पोजीशन को ऑफ अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है उसका हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन तीनों चीज़ें बतानी है, विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो वहाँ स्टिल रहे, ये हमें मेनली फाइंड करना है। अगर हम सोल्यूशन देखें तो उस हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हमें सारे जो भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करना है। उन्हें रिजॉल्व करने के बाद हमें सिग्मा fx और सिग्मा fx और सिग्मा fy को निकालना है, एंड देन रिजल्टेंट निकालना है। जैसे कि हमारा यहाँ a फोर्स है, ये a फोर्स ऊपर की साइड लग रही है 30 डिग्री पर 2 किलो न्यूटन, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर बनेगा हमारा कॉस कॉम्पोनेंट, ऊपर बनेगा हमारा साइन कॉम्पोनेंट। बी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो उसे ब्रेक करने की कोई नीड नहीं है। 7 किलो न्यूटन भी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, तो इसको भी ब्रेक करने की हमें कोई नीड नहीं है। 5 किलो न्यूटन जो है वो हमारी एंगल पे लग रही है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। अगर हम देखा जाए इसको हम इधर को कर लेते हैं, इधर को आ रहा है तो मतलब ये इधर एंड इधर, और अगर हमारे ये 60 डिग्री है तो हमारा 60 डिग्री क्या हुआ, तो हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ। समझ गए कौन सा वाला, ये वाला एंगल हमारा हुआ 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने सबको ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे सारे ब्रेक तो हो गए हैं। अब उससे हमने f ऑफ x और f ऑफ y का समेशन निकाल लिया, एंड उसको यूज़ करके हमने क्या रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट बोला है कि हम इसमें एंगल भी फाइंड कर रहे हैं। हमें पता है थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा tan इनवर्स, या तो हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, एक तो tan इनवर्स ऑफ क्यू कॉस थीटा करके जो था, एंड दूसरा था हमारे पास कि हम क्या करें tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम कर सकते हैं f ऑफ एक्स वाई अपॉन f ऑफ सॉरी अगेन, तो थीटा हम कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि tan थीटा होता है हमारा सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो हमने यही यूज़ करा है कि
sigma Fy which is 2.330 and upon sigma Fx which is 6.232। ठीक है, इससे हमने अपना थीटा तो निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। अब उस थीटा निकालने के बाद हमने क्या किया, अब हमें वेरिगन थ्योरम यूज़ करना है। वेरिगन थ्योरम यूज़ कर हमें क्या निकालना है, हमें पोजीशन फाइंड करनी है हमारी रिजल्टेंट की, जिससे कि वो हमारा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो फाइंड करने के लिए हमने पहले उस जो फोर्स पॉइंट है ए पॉइंट, उस पर जो भी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका समेशन निकालेंगे। समेशन कैसे निकालेंगे, अब हम अगर ऊपर डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ए पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है सारी फोर्सेस का मोमेंट। ये जो यहाँ पर 2 किलो न्यूटन लगी है उसका ए के अबाउट जो वो होगा मोमेंट होगा वो होगा 0, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी क्या, 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन लग रही है डाउनवर्ड्स, और ये किस डिस्टेंस पे, 1 उसके डिस्टेंस पर है। सॉरी, ये 3 किलो न्यूटन है, तो ये जो हमारी 3 किलो न्यूटन है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये ए से कितनी दूर पे, 1 डिस्टेंस दूर है, 1 मीटर दूर है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा 3 × 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फोर्स लग रही है ये 5 न्यूटन की, जो कि लग रही है हमारी कहाँ पर, ये ए से कितनी दूर है, 1 दूर है, और 7 किलो न्यूटन जो फोर्स है वो लग रही है डाउनवर्ड्स, और ये 1 मीटर दूर है। तो सिमिलरली हम बाकी दो भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। इससे हमारा सारे जो भी फोर्सेस उनका मोमेंट का सम तो आ गया। अब हमने इससे जो हमारा आंसर आया इसको हमने पुट करा जो हमारी वेरिगन थ्योरम का रूल है उसमें, कि जो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है इनटू में जो डिस्टेंस है उसका उस ए पॉइंट से वो बराबर होगा सारी फोर्सेस के मोमेंट के सम के बराबर। इससे हमने अपना एक्स फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक तो था हमारा ये एग्जाम्पल, एंड ये यहाँ पर हमारा हो गया फिनिश। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लोकेट करना है रिजल्टेंट को। लोकेट द रिजल्टेंट विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम है, इसके लिए हमें लोकेट करना है। तो अब देखो सारी जो फोर्सेस है वो वाई उसमें लग रही है, वाई में अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हमारा एफ ऑफ एक्स तो 0 हुआ, इतना तो हमें क्लियर है ही। अब हमें एफ सिग्मा एफ वाई निकालना है। सिग्मा एफ वाई 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, 20 किलो न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, 30 न्यूटन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज़ नेगेटिव डायरेक्शन, एंड 70 न्यूटन लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इससे हमने अपना सिग्मा एफ ऑफ वाई भी फाइंड कर लिया। अब सिग्मा एफ ऑफ वाई फाइंड कर लिया, और हमें पता है अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो हमारा रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ एफ ऑफ वाई। रिजल्टेंट हमारा अगर हमारा एफ ऑफ एक्स 0 है तो हमारा जो रिजल्टेंट हुआ वो हुआ सिग्मा एफ ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट भी आ गया, और रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव है, इट मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। सो इतना तो ठीक है। अब हम क्या हमें फाइंड करना है उसका, हमने रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, और हमें उसका पोजीशन भी फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम वही वेरिगन थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे बेसिक रूल कि जो हमारी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है उस पॉइंट से उन फोर्सेस का जो मोमेंट है वो बराबर होगा हमारे जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसका मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, हमने निकाला सिग्मा एम ए विच इज मोमेंट अबाउट ए ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, इसमें अब 10 न्यूटन का जो फोर्स होगी, जो मोमेंट होगा वो 0 ही होगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 20 न्यूटन तो हमारी फोर्स है, इनटू में डिस्टेंस है 3 मीटर। अब हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है विच इज़ हमारा क्या, विच इज़ हमारा मैग्नीट्यूड। अब देखो 20 न्यूटन लग रही है हमारी डाउनवर्ड्स, और जो हमारी 30 न्यूटन लग रही है वो लग रही है अपवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो ये हमारा हुआ
नेगेटिव, आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे है 30 न्यूटन, अगर आप एक को पॉजिटिव ले लो तो आपको दूसरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। अब देखो 30 न्यूटन भी अगर नीचे एक्ट कर रही है और हम ऊपर हमारे रिजल्टेंट भी ऊपर एक्ट कर रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो हम यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही ले लेते हैं। एंड जो थर्ड हमारी बची 70 न्यूटन की जो फोर्स है, अब 70 न्यूटन की फोर्स कर रही है अपवर्ड एक्ट, और हमारी 30 न्यूटन की फोर्स भी कर रही है अपवर्ड एक्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने उसको ले लिया नेगेटिव। अब ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 280 न्यूटन, विच इज़ वो भी नेगेटिव में, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। सो अब हमने क्या किया, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करा और इससे हमने अपनी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। कॉनकरेंट फोर्सेस, तो हमारा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर जो भी सारी फोर्सेस लग रही होती है वो उनका सम ज़ीरो हो जाता है, या तो रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है, मतलब जो सारी फोर्सेस हैं उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होता है। सो व्हेन अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और अ बॉडी इज़ ज़ीरो, कि जब सारी फोर्सेस या जो भी लग रही है उस बॉडी पर उनका रिजल्टेंट हमारा ज़ीरो होता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। सो इट मीन्स हमारा जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है। अगर हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो है तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी ज़ीरो के बराबर हुई, अंडर रूट सिग्मा ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। अब हम इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो भी सिग्मा आर एक्स है या सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ वाई है वो दोनों भी हमारे ज़ीरो होने चाहिए, मतलब हमारी जो भी सारी फोर्सेस हैं जो कि एक्स के अलॉन्ग लग रही है उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए, एंड जो सारी फोर्सेस जो वाई के अलॉन्ग लग रही है उनका सम भी हमारा ज़ीरो होना चाहिए। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक फोर्स P है जो कि अप्लाई हो रही है O पॉइंट पर, एंड जो स्ट्रिंग है AOB उस पर टेंशन लग रही है उसके हर पार्ट में, विच इज़ 15 न्यूटन। तो हमें हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना और डायरेक्शन फाइंड करनी है उस फोर्स P की। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जैसे ये डायग्राम है, तो जो स्ट्रिंग AO है उसकी जो टेंशन है वो लग रही है और 50 न्यूटन, और OB में भी जो हमारी टेंशन लग रही है वो लग रही है 50 न्यूटन। हमें एंगल भी गिवन है कि जो हमारा एंगल BAO है एंड एंगल ABO है वो भी हमें गिवन है, विच इज़ 45 एंड 30 डिग्री। तो हम इस बाकी सारी लाइन्स हटाकर हम ना सिर्फ फोर्सेस वाली लाइन रखते हैं। तो ये तो हमारी T1 की है, ये हमारी T2 की है। अब आप क्या करो ना, इसको एक्सटेंड कर लो, ये तो हमें समझ आ ही जाएगा कि जैसे ये हमने एक्सटेंड कर दिया, तो अगर ये 30 है तो ये भी हमारा 30 ही हुआ है ना। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम वही अपनी टेंशन वाली जो भी हमारी फोर्स है उसको हम कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ये वाला हमारा क्या होगा T1 cos 30, एंड ये वाला हमारा क्या होगा T1 sin 30। सिमिलरली ये वाला हमारा होगा T2 cos 45 एंड ये वाला हमारा होगा T2 sin 45। सिमिलरली हम P वाली फोर्स को भी ब्रेक कर लेंगे। ओके, और फिर हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो है, मतलब सिग्मा एफ एक्स भी ज़ीरो है एंड सिग्मा एफ वाई भी ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, सारी जो भी हमारी एक्स के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं उनका सम करके उसको ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे, और ऐसे ही हम जो भी हमारे वाई के अलॉन्ग सारी फोर्सेस लग रही है उनका सम करके उसको ज़ीरो के इक्वेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे T1 है तो हमें अगर वो एक्स के अलॉन्ग लगेगी T1 cos 30, तो ये रहा T1 cos 30। T2 क्या लगेगी इधर, T2 cos 45, बट क्या कि ये नेगेटिव एक्सिस का अलॉन्ग है तो माइनस T2 cos 45। और ये जो P है, P का इधर लगेगा, क्या लगेगा P sin थीटा, तो यहाँ पे आ गया हमारा P sin थीटा। सिमिलरली हम वाई एक्सिस का लॉन्ग भी हम निकाल लेंगे, एंड देन इन इक्वेशंस को डिवाइड कर हम यहाँ से अपना थीटा फाइंड ईजिली कर सकते हैं। थीटा निकल आएगा तो हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, तो इतना तो हमारा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, क्या क्या, कॉन्स्ट्रेंट होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या होती है,
कांस्टेंट होती है कि कंस्ट्रेंट होती है कि जो भी हमारी कोई बॉडी है वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसको यहीं मूव करा सकते हो। तो वो उन रिस्ट्रिक्शंस को जो कि हमारी बॉडी के फ्री मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। एंड एक्शन क्या होता है कि जो भी फोर्स एक बॉडी अप्लाई कर रही है सपोर्ट पर, उसको हम एक्शन कहेंगे उस बॉडी का। कि बॉडी अगर किसी ब्लॉक पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, कुछ फोर्स लगा रही है, तो वो बॉडी का एक्शन है ऑन दैट बॉडी का एक्शन है ऑन दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट या ऑन दैट सपोर्ट। ओके, एंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कि फिर जो सपोर्ट है सपोर्ट कि जो रिएक्शन वो इंड्यूस करेगा वो बॉडी जिस डायरेक्शन में रिएक्शन होता है कि जो फोर्स है, जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में जो बॉडी है वो सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, अब हमें FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। किसी भी हमें कोई भी डायग्राम गिवन है तो उसके हम FBD से ही हम फाइंड करते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है वो किधर लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, सब हमें FBD बनाकर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हम अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये हमारा एक व्हील है, व्हील मान लो, नीचे हमारा एक सपोर्ट है, और ये जो व्हील है इसका जो भी वेट है, जो भी वो है, वो नीचे की साइड लग रहा है, विच इज़ mg। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं सारे सपोर्ट्स को और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द रिएक्शन जो वो सपोर्ट उसके तरफ एक्सर्ट कर रहा है, उसके तरफ। तो जैसे कि इसमें है तो ये वाला सपोर्ट हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये जो सपोर्ट है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये व्हील के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वो कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हमने उसके रिएक्शन एट 0 कह दिया। सिमिलरली अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो इस वाले डायग्राम में भी इधर नीचे लग रहा है इसका वेट, इधर की साइड हमने वैसे और टेंशन भी लग रही होगी इसमें। टेंशन जैसे ये वाली स्ट्रिंग है तो टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर P फोर्स लग रही है। P फोर्स तो नॉर्मल है ही। अब हम ये नीचे वाला सपोर्ट को रिमूव करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगा देंगे विच इज़ R0 जो भी है, और हम इस टेंशन को जो स्ट्रिंग में लग रही है इसको भी कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा। अब आते हैं हमारे वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड सपोर्ट रिएक्शंस की हमारे पास बहुत टाइप के सपोर्ट्स हैं एंड उसके रिएक्शंस। तो पहला आता है हमारा फ्रिक्शन लेस सपोर्ट। फ्रिक्शन लेस सपोर्ट यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती, जो रिएक्शन फोर्स होती है एक्स टू द सरफेस, हम क्या कहते हैं वो ना उसके नॉर्मल पे लगती है, उसके मतलब परपेंडिकुलर लगती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो इसका वेट जो नीचे को लग रहा है, और इधर ये जो सपोर्ट है इसका जो भी रिएक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। और ये जो भी हमारे पास ब्लॉक है, जो भी हमारे पास सपोर्ट है, इसका जो वेट, ये फ्रिक्शन लेस सपोर्ट है, तो मतलब हम इसके वेट को W2 को कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हम इधर देखें इस वाले में तो इसका जो भी ये वाला जो भी हमारा सपोर्ट है इसका वेट तो लगेगा नीचे को, पर नॉर्मल लगेगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। एंड ये जो हमारे पॉइंट है A एंड B, इनका रिएक्शन हम ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट आता है, वो होता है रोलर सपोर्ट या फिर नाइफ सपोर्ट, नाइफ एज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट या नाइफ एज सपोर्ट में क्या होता है कि ना हम जो उसकी रिएक्शन लगती है वो एक ही डायरेक्शन में लगता है। लाइक यहाँ पे अगर हमारा ये रोलर है तो इसकी जो रिएक्शन है अपवर्ड के साइड लगेगी और एक ही लगेगी, मतलब ये एक ही एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। सिमिलरली नाइफ एज सपोर्ट भी एक ही एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। तो द रोलर एंड नाइफ एज रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बीम, कि जो भी हमारी बीम है उसके नॉर्मल लगता है और वो रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे उसके मोशन को, बीम के मोशन को। नेक्स्ट आता है हमारा हिंज सपोर्ट। ये क्या करता है, यहाँ पे दो साइड से रिस्ट्रिक्शन होती है, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस। हम यहाँ देखें तो ये वाला जो सपोर्ट है हमारा हिंज सपोर्ट है। अगर हम इसका FBD बनाएं तो यहाँ पर ये देखो, ये रिएक्शन अलोंग
वाई एक्सिस भी लगा है एंड रिएक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी लगा है, और ये हमारा रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। फिक्स्ड या बिल्ट इन सपोर्ट मतलब वो ना एक साइड से हम ना अपने बीम को या अपने सपोर्ट को फिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रक्शन आती है वो 3 साइड से आती है, अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई तो आती ही आती है, और जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन होती है वो होती है उसके रोटेशन में। ओके, मतलब उसके मोमेंट में। तो 2 फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन तो होती है विच इज़ अलॉन्ग एक्स एंड वाई, एंड 1 मोमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम क्या कहती है? लैमीज़ थ्योरम कहती है कि कोई भी जो 3 फोर्सेस है अगर वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है और वो तीनों फोर्सेस को प्लेनर हैं और वो सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में भी हैं, सो हर एक फोर्स उन तीनों फोर्स में से हर एक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बाकी की जो 2 फोर्सेस एक्ट कर रही है उनके एंगल के इक्वल होगा। आई मीन कि लाइक इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 फोर्सेस है, फोर्स ए, फोर्स बी एंड फोर्स सी, एंड ये जो तीनों फोर्सेस है ये कोप्लेनर फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम में भी हैं। तो हम हर फोर्स जैसे कि फोर्स ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बी और सी, मतलब 180 माइनस अल्फ़ा। ओके, सो ऐसे ही जैसे कि ए है एंड ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। बी किसके इक्वल होगा? बी प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, बिकॉज ये ए और सी के बीच का एंगल है। एंड सिमिलरली जो फोर्स सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ 180 माइनस गामा, विच इज़ एंगल बिटवीन ए एंड बी फोर्सेस। यही हमारी लैमी थ्योरम कहती है, और ये तीनों एक कोप्लेनर फोर्सेस है और अबाउट अ पॉइंट एक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि 3 कॉनकरेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास 3 कॉनकरेंट फोर्सेस है जो कि इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए एंड वो एक क्लोज ट्रायंगल भी फॉर्म करनी चाहिए, तब वो जो है वो लॉ ऑफ साइन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसमें 3 फोर्सेस लग रही हैं, ये है हमारी F1, ये है हमारी F2 एंड ये है हमारी F3, और ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। और हमें बोला है कि इफ़ जो F3 का मैग्नीट्यूड है वो है 500, हमें फाइंड करना फोर्सेस F1 एंड F2। तो वही है कि हमें एंगल भी गिवन है, अल्फ़ा हम निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेंगे, गामा भी निकाल लेंगे, मतलब हमें पता ही है, हमें डायग्राम में से समझ आ ही रहा है। एंड इस इक्वेशन का यूज़ कर हम F2 एंड F3 को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ये सब का अपना ही अलग इम्पॉर्टेंस है। ये हम कुछ पॉइंट्स होते हैं मैकेनिक्स में जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिफ़ाइन क्या करते हैं? हम डिफ़ाइन करते हैं कि वायर की लेंथ क्या है, एरिया क्या है प्लेट का, वॉल्यूम क्या है बॉडी का। तो ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए हम पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। हम ये हम समझते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये सारी बॉडीज़ हैं इनका जो मास है ये एक जगह कंसंट्रेटेड है, एक जगह ही सारा मास लग रहा है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट्स। ऐसे कुछ सेंट्रल पॉइंट्स है लाइक सेंट्रॉइड ऑफ अ कर्व, सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ ए वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी हमारी ग्रेविटी फोर्स है, उनका रिजल्टेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बाय मेथड ऑफ मास। हमें डेरिवेशन तो पूछी नहीं जाती है, हमें मेनली ये याद रखना है, ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने चाहिए, हमें डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए। तो पहला है कि ये हमारा क्या है? ये हमारी लाइन है। सो लाइन का हमें क्या है? एरिया। लाइन का एरिया क्या है? लाइन है ना।
दोबारा से हमें यहाँ पर ये फॉर्मूलेस याद रखने चाहिए। तो हमारा ये है रेक्टेंगल का एरिया, तो हमें पता ही है ए बी। हमारा जो सेंट्रॉइड होगा अबाउट एक्स इज़ a/2, क्योंकि हमारा ये जो एक्स के अबाउट जो सेंटर होगा इसके मिडल में ही होगा, और अगर वाई के अबाउट सेंटर निकालना है तो क्या होगा b/2, क्योंकि वो वाई एक्सिस मतलब b के बीच में होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल का एरिया, तो सबको पता होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड इसका एक्स के अबाउट जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है 0, एंड इसका वाई के अबाउट क्या होता है, वाई के अबाउट होता है h/3। नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वार्टर सर्कल, या आप क्वार्टर समझ लो। इसका जो एरिया होता है πr²/4। इसका एक्स के अबाउट जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है 4r/3π, एंड वाई के अबाउट भी सेम ही होता है 4r/3π। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सर्कल का एरिया πr²/2। जैसे कि सर्कल का होता है πr², तो सेमी सर्कल का क्या हुआ उसका हाफ, एंड उसका एक्स के अबाउट जो भी सेंट्रॉइड होता है वो होता है 0 क्यों, क्योंकि यहाँ देखें तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ 0,0 पे लाई करेगा, तो इसका सेंट्रॉइड क्या हुआ एक्स के अबाउट 0, एंड वाई के अबाउट का क्या हुआ 4r/3π, एंड इतना ही है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है सेंट्रॉइड फॉर अनइक्वल आई सेक्शन। तो अगर हमें सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, एक्सेस बना लेंगे, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने बिल्कुल इसके सेंटर से एज्यूम कर लिया। अगर सेंटर से एज्यूम कर लिया तो मतलब जो हमारा एक्स एक्सेस पर जो भी सेंट्रॉइड होगा वो तो 0 होगा, तो हमें एक्स एक्सेस वाले को तो लेने की जरूरत नहीं है। हमें मेनली किसको कंसिडर करना है, वाई एक्सेस वाले सेंट्रॉइड को। वाई एक्सेस वाले सेंट्रॉइड में हमारे पास हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 इमेजेस है। वैसे तो तीनों रेक्टेंगल ही है, बट तीनों का लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है। तो पहले हम सबसे इस वाले को देखते हैं। सबसे ये लेट अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये वाला है ये हमारा y1 है, दिस वन इज़ y1, दिस वन इज़ y2 एंड दिस वन इज़ y3। तो अगर हम पहले इस वाले रेक्टेंगल को कंसिडर करें तो इसका क्या होगा सेंट्रॉइड, देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास इसकी जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि रेक्टेंगल में वाई सेंट्रॉइड पर जो उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है b/2, मतलब 5/2 विच इज़ 2.5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है। अगर आपको अपने EM के एग्ज़ाम के लिए डर लग रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। EM में मेनली हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे वो लास्ट तक सॉल्व नहीं भी होता, आपका आंसर करेक्ट आता नहीं भी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप अगर स्टेप वाइज चलोगे, आप सारे स्टेप्स ढंग से परफॉर्म करके शो करोगे तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है एंड स्टेप वाइज उसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप जो फोर्स है उसको रिजॉल्व भी करके आओगे एंड उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज लिख दोगे और थोड़ा बहुत सॉल्व कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं पर मतलब सारे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब आपको बहुत कम मार्क्स कटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।